तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हरित क्रांति के ऊपर। हरित क्रांति भारत में क्यों लाई गई, इसका फ़ायदा किन लोगों को हुआ, किन लोगों ने इसका विरोध किया और इससे हमारे भारत को क्या फ़ायदा हुआ, सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और आज हम हरित क्रांति से आपको रूबरू करा देंगे कि हरित क्रांति लाई क्यों गई थी, इसीलिए, और इससे फ़ायदा किसको हुआ था, नुकसान क्या हुआ था और इसको लाने का मकसद क्या था। अन्य देश हमारे साथ क्या खेल खेल रहे थे उस समय, उस सभी के बारे में मैं आपको एक विस्तार से बताऊंगा। पहले आप एक कहानी की तरह इसको सुनिए, फिर मैं आपको बुक के हिसाब से समझाऊंगा। देखिए, बात है 1960 के दशक की, जब हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट की भारी किल्लत मच रही थी। हर जगह खाने के सामान, गेहूँ, आटा, हर जगह पर हालत ऐसी हो गई थी कि व्यक्ति को एक समय का खाना उपलब्ध नहीं था। एक समय का किसी को अगर व्यक्ति को खाना भी उपलब्ध ना हो तो उस देश की हालत आप जान सकते हो कि कैसी होगी। वो स्थिति हमारे भारत की थी 1960 के दशक में। आपको मैंने खाद्यान्न संकट में पढ़ाया हुआ, अगली वीडियो में पढ़ाया है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य था उस सबसे ज़्यादा गरीबी की चपेट में आया था। मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर कि एक व्यक्ति को 2450 कैलोरी हम चाहिए, आहार चाहिए, ठीक है, 2450 कैलोरी आहार की ज़रूरत होती है। मगर बिहार में उस से पहले भी जब खाद्यान्न संकट नहीं था तो 2200 कैलोरी व्यक्ति को आहार मिल रहा था। वो भी बहुत कम था, क्योंकि 2450 और 2200 में अंतर होता है। और जब खाद्यान्न संकट हो गया तो वहाँ पर आप अनुमान लगा सकते नहीं है कि इतनी गिरी स्थिति वहाँ पर हो गई होगी। मात्र 1200 कैलोरी भोजन उनको मिल रहा था बिहार के लोगों को। सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो हुई थी वो बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों की हुई थी, सबसे ज़्यादा हालत है। तो अनुमान लगा सकती हैं कि एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी की, 2450 कैलोरी की ज़रूरत होती है आहार की, और उसको 1200 कैलोरी मिले तो ये तो आधा भी नहीं है इसका। तो आप अनुमान लगा सकते हैं वो व्यक्ति जीवित रहेगा या मरेगा। यही स्थिति उस समय पर हो गई थी। अब इस स्थिति से निकलने के लिए हमारे भारत के सामने अन्य कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। एक रास्ता हमारे पास था कि हम दूसरे देशों से अनाज खरीदें और अपने लोगों को उपलब्ध कराएं। यही रास्ता हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने उस समय पर अपनाया। वो सबसे ज़्यादा हमारा जो भारत एक निर्भर था वो अमेरिका पर था, क्योंकि उस समय अमेरिका हर देश की सहायता करता था। सहायता के बदले वो अपने काम निकालता था। ये उसकी एक रणनीति शुरू से रही है और अब भी है। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, वो कार्य वो आज भी करता है, पहले भी करता था। और आपने अभी देख लिया होगा कि रूस में लड़ाई किसने चलाई, भुगत कौन रहा है। यूक्रेन वाला मुद्दा की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको छोड़िए, हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो अमेरिका ने क्या कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, मगर आप क्या करें कि आप अपने आर्थिक नीतियों में बदलाव करें, हमारे अनुरूप उनको बदलें, डालें, हम आपकी मदद करेंगे। और आपको एक बात आश्चर्यजनक होगी कि भारत उस समय पर जो हमें अनाज देता था ना, थर्ड क्वालिटी से भी लेकर जो गिरा फोर्थ क्वालिटी, फिफ्थ क्वालिटी होती है, वो अनाज हमें दिया करता था उस समय पर। जब भी हम उसकी आदर सत्कार करते थे, उसी के लिए भी करना पड़ता था। हमारे पास था ही नहीं तो उससे भी तो हमको पेट भरना पड़ेगा। जो उनके गोदामों में, अमेरिका के गोदामों में जो अनाज सड़ जाता था वो भारत भेजा जाता था और उसके भी पैसे लिए जाते थे भारत से। उस समय पर इतनी बुरी हालत थी। अब भारत के नेता लोग बड़े परेशान थे भाई, सोचने लगे ऐसा रहा तो हमारा देश तो एक तरीक़ा से कंगाल होकर बिखर जाएगा।
इससे निपटने के लिए जो सरकार ने, आपको मैंने पहले पढ़ाया है इसी चैप्टर में, कि भारत योजनाएं चला रहा था, पंचवर्षीय योजनाएं। और पहली पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने निर्णय लिया था कि हम कृषि क्षेत्र में विस्तार करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे और वहाँ पर इजाफा करेंगे। मगर ऐसा सरकार नहीं कर पाई। सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि सूखे इलाकों में, पिछड़े इलाकों में जहाँ खेती संभव नहीं है, वहाँ पर हम खेती में विकास करेंगे, मगर वो नाकाम रही। अब सरकार ने कहा कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसी में लगे रहें। तो इसीलिए सरकार ने वो क्षेत्र ढूंढे जहाँ पर अच्छी सिंचाई सुविधा हो, अच्छे लोग यानी समृद्ध लोग हों, समृद्ध किसान हों, वो पहले पैसा लगा सकें, बाद में वो बेच के अपना पूर्ति कर सकें पैसे की। सरकार ने वो क्षेत्र ढूंढ लिए और वहाँ पर कृषि भी की और वहाँ पर किसानों से कहा कि हम आपको एक निर्धारित राशि कहते हैं कि हम उसी राशि में आपका अनाज खरीदेंगे और आप हमें उसी दाम में उस अनाज को बेच देना, जिसके माध्यम से हम देश में उस अनाज को बेच दिया जाएगा। ठीक सर, इसी में हरित क्रांति कहते हैं। अब इसमें एक और लाइन जोड़ दीजिए कि हरित क्रांति में जो क्षेत्र ढूंढ लिए गए थे वहाँ पर सरकार ने सहायता की। किस किस चीज़ सहायता की? उन्नत बीज लाए गए उनके लिए, कीटनाशक यानी दवाई जो आज के समय पर लगती हैं, दवाइयाँ लाई गई, और खाद जो डीएपी, यूरिया आपने जो सुना है ना, वो 1960 के दशक से ही आया, हरित क्रांति के बाद से आया, पहले हमारे भारत में कुछ नहीं था। ये लाया क्यों गया था डीएपी, यूरिया? ये उस समय पर मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ। पहले ये कहा गया था, जो बड़े बड़े जो हमारे विचारक थे उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे स्थिति से निकल सकते हैं कि आप अपनी खेती में उन्नत बीजों का प्रयोग करें और उर्वरकों का प्रयोग करें, मगर इतना प्रयोग करें कि ये हमारे लिए खतरा ना बन जाए। मगर आप सोचते हो इंडिया में एक चीज़ जो आ जाए वो एक फिर जाती नहीं। हमारे यहाँ बस उनको जब तक यूरिया और डीएपी का प्रयोग करना था और दवाई का प्रयोग करना था, जब तक हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट की समस्या थी। मगर हम आज भी कर रहे हैं, उसका भुगताना हम भुगत रहे हैं और भुगतने वाले हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी सुविधा, सिंचाई की सुविधाएं की गई, उन्नत बीज लाए गए, कीटनाशकें लाई गई और अन्य अन्य चीज़ें हमें उपलब्ध कराई गई। उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं और उसी का वर्णन इस पैराग्राफ में दिया गया है, जो मैंने अभी आपको ये पूरी बातें बताई हैं। अब हम बुक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। खाद्यान्न संकट की हालत के देश में भारी दबाव पड़ने की आशंका पड़ गई थी। भाई खाद्यान्न संकट हो गया तो भारी ताकतें हम पर, आशंका बढ़ गई कि भाई हम पर कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी हम पर कुछ भी हो सकता है। भारत विदेश खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था। जब हमारे यहाँ खाने लायक पैसा कुछ नहीं है तो हमें बाहर पर मदद लेनी पड़ेगी, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के। खासकर हम किस पर निर्भर थे? अमेरिका के थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीति में बदलाव के लिए जोर डाला कि आप अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करें। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, ये बात हो रही है प्रथम पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, पिछड़े हुए थे, इस नीति को छोड़ दिया सरकार ने। कहा कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं खेती के मामले में, शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता दी थी, मगर अब ये नीति सरकार ने क्या थी? छोड़ दी। ठीक, सरकार ने अब उन इलाकों में ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहाँ सिंचाई की सुविधा मौजूद थी, जहाँ के किसान समृद्ध थे। ठीक है, वहाँ पे किसान समृद्ध थे, अच्छे लोग थे, भूस्वामी, यानी मैं अच्छे लोग नहीं कह रहा, ज़्यादा पैसे वाले और अच्छी खेती वाले, ठीक है, समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले ही से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज़ रफ्तार में बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। क्योंकि भाई गरीब तो पहले किसी से कर्ज लेगा, जब लगाएगा, जब वो खेती करेगा। तो इसीलिए वो किसान छांटे गए
जिनके पास वो समृद्ध हैं, किसान समृद्ध हैं, भूस्वामी समृद्ध हैं, पैसा है, अच्छा है, तो वो लगा सकते हैं और बाद में बेचकर वो अपना पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज लाए गए। ठीक है, उच्च गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी के उर्वरक, डीएपी वगैरह, यूरिया, कीटनाशक जो आज के समय पर दवाई जो आ रही हैं, बेहतर सिंचाई की सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया, बहुत नामात्र पर, मात्र दामों पर। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा किसानों से। यही परिघटना शुरुआत थी, इसी परिघटना की एक शुरुआत थी, उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक, अब आप जान गए होंगे कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में धनी किसान और बड़े भूस्वामियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फायदा और सबसे ज़्यादा लगे हुए कौन लोग थे? समृद्ध किसान थे, भूस्वामी थे। हरित क्रांति को खेती और पैदावार में सामान्य किस्म में इजाफा हुआ, खासकर गेहूं में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला जो हमारे यहाँ हुआ गेहूं है। ठीक है, तो उसमें बढ़ोतरी हुई। देश में खाद्यान्न की उपलब्धि में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों में और देश के अलग इलाकों में बीच में ध्रुवीकरण तेज हुआ, टकराव होने लग गए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कौन सा हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा इनको लाभ मिला था हरित क्रांति का। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समृद्ध क्षेत्र थे, इन्हीं को यहाँ पर फ़ायदा हुआ था हरित क्रांति का, जबकि बाकी खेती वाले पिछड़ रहे थे, बाकी इलाका खेती से पिछड़ रहा था। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच अंतर मुखर हो गया, वो उठा। जो गरीब किसानों को तो कोई फ़ायदा मिला नहीं था, तो वो तो ऐसे के ऐसे ही हैं, और भूस्वामी थे उनको फ़ायदा मिल गया, तो उनमें खाई पैदा हो गई, यानी दूरियाँ। इससे देश के विभिन्न हितों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिए लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हो गई, उनको भड़काने लग गए। दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोलों दर्ज किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामियों वाले किसानों का उभर कर आए। इन्हीं बदलावों से फ़ायदा हुआ था, इन्हीं बदलावों को फ़ायदा हुआ था किसानों को, जो मध्यम वर्ग के थे, और देश के अनेक हिस्सों में प्रभावशाली बनकर उभरे। वो कौन? मध्यम श्रेणी के वर्ग के किसान। ये तो बात हो गई हरित क्रांति की। अब बात करते हैं हम उसके बाद क्या हुआ। 1960 के दशक के अंत में भारत में आर्थिक विकास की कथा एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ किससे आता है? हरित क्रांति के बाद से। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु हो जाती है, कांग्रेस प्रणाली संकट से गिरने लगती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, वैसे अभी तो आगे आएगा। कांग्रेस प्रणाली में हम पढ़ेंगे, कांग्रेस प्रणाली पढ़ेंगे कि जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री पार्टी में नहीं दिखता कि उसको हम प्रधानमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाती है 2 साल बाद। फिर किसको बनाया जाए? फिर लाया जाता है इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी को लाया तो किसी मकसद से अलग से जाया जाता है, मगर वो उन्हीं के लिए सरदर्द बन जाती हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे 5वें चैप्टर में, कांग्रेस प्रणाली में। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जननेता बनकर उभरी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी ही आई, नेहरू की मृत्यु हो गई, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तीसरी प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में और निर्देशन में राज्य की बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने फैसला किया कि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में जो भूमिका निभाएगा वो राज्य निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयद हुई, निजी क्षेत्रों में और समस्याएं आईं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आपको पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी यानी किसके द्वारा 14 राष्ट्रीय निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणाएं की। गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए, मगर हटी नहीं थी गरीबी सर इंदिरा गांधी जी पर। ये तो मैं आप सही बता रहा हूँ। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार ने विचारात्मक और रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा।
अब समाज के हित के लिए कार्य करने लग गई सरकार। इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहसें चलीं। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चलने लगीं। विशेषज्ञ भी इस पर अपनी चर्चाएं देने लग गए, बातें रखने लग गए। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। ज़्यादा दिनों तक ये कायम नहीं रह पाई जो नीति इंदिरा गांधी जी ने चलाई थी। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसका महत्व में कमी आ गई, ज़्यादा इसको महत्व नहीं दिया गया। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, यानी ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ी, आराम आराम से बढ़ती रही, नॉर्मल। क्योंकि आपको पता ही है इंदिरा गांधी जी के बाद भी बहुत बार आर्थिक संकट आया था। ठीक, हमारा भारत 1991 के बाद से ही अच्छा अर्थव्यवस्था सुधरी थी। उसके बाद से हमारे यहाँ कभी अकाल पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अकाल, कभी सूखा, कभी कुछ, ये ऐसा माहौल होता ही रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों में भ्रष्टाचार, अकुशलता पर जोर बढ़ा। भुखमरी हो गई तो भाई कहाँ, तुम्हें पता ही है, भ्रष्टाचार वगैरह होगा, सब कुछ होगा, तानाशाही होगी। नौकरशाही में आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। जो नौकरशाही जो थे, IAS वगैरह, IPS वगैरह, जो अधिकारी जो थे वो अपनी भूमिका अच्छी तरीक़ा से नहीं निभा रहे थे आर्थिक विकास में। उनको तो बस अपनी जेब भरना था। सार्वजनिक क्षेत्र नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों को गहरा विश्वास था। शुरू में तो नौकरशाही जो बड़े बड़े अधिकारी थे, IAS IPS जो थे, अन्य जो अधिकारी थे, सचिव वगैरह, उन पर सरकार, जो जनता को बहुत विश्वास था कि ये अर्थव्यवस्था में बहुत सहयोग करेंगे, बदलाव करेंगे। लेकिन बदलते हुए माहौल में ये विश्वास टूट गया। जनता का भी विश्वास टूट गया कि ये कुछ नहीं करने वाले, अब हमको ही करना पड़ेगा। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाया था, मगर नीति निर्माताओं ने कम कर दिया कि देख रहा था कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला है, सरकार, जनता टूट रही है सरकार से, हमको ही बदलाव करना पड़ेगा। इस बदलाव के बारे में हम पाठ्य पुस्तक के आखिरी हिस्सों में पढ़ेंगे। इतना हमने मोटी मोटी बातें पढ़ी। अब मैं आपको अगले चैप्टर में भारत के विदेश संबंध के बारे में पढ़ाऊँगा और अच्छे से विस्तार से पढ़ाऊँगा। यह अभी शुरुआत है मेरी। देखो, मैं कुछ परेशानी मेरी चल रही है, इस वजह से मेरी डेली वीडियो नहीं आ रही हैं, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वीडियो डेली आएंगी, आपका कोर्स पूरा कराया जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कुछ परेशानी मुझे आ रही है, इस वजह से मैं आपको समय कम दे पा रहा हूँ, मगर मैं आपके लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। मैसेज करिए, कॉल करिए, ये मेरा नंबर है 88 68 00 73 78, ये मेरा नंबर है। कुछ भी पूछना हो, नोट्स वगैरह लेने हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके लिए बंसी हर समय तत्पर रहेगा। बस आप अपना सहयोग बनाए रखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या, कोई मुझ पर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप मुझे बताएं, या आपको कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। आपका अपना बंसी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।